Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear students, I am Mudassar Ali Sharif. Dear students, chemistry second year, chapter number 6 और आज का हमारा टॉपिक है कोरोजन. My dear students, आज का जो टॉपिक है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आप इस कोरोजन का जो प्रोसेस है हम इसको अपनी डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा क्या करते हैं, ऑब्जर्व. आज के लेक्चर में हम टेक्निकली पढ़ेंगे कोरोजन क्या है, इसके क्या नुकसानात हैं, किस वजह से होती है और इस कोरोजन से हम बच किस तरह से सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. जी माय डियर स्टूडेंट्स, कोरोजन, व्हाट इज कोरोजन? माय डियर स्टूडेंट्स, कोरोजन क्या है? Any process of chemical decay of metal by the action of surrounding medium. यानी सराउंडिंग मीडियम की वजह से, अब सराउंडिंग मीडियम में हमारे पास गैसेस हो सकती हैं, हमारे पास मॉइस्चर हो सकता है, हमारे पास केमिकल्स हो सकते हैं. इन जो सराउंडिंग मीडियम में मौजूद केमिकल्स हैं, मॉइस्चर हैं, जो हमारे पास गैसेस मौजूद हैं, इनकी वजह से किसी मेटल का डिके हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, दैट इज कॉल्ड कोरोजन. इसे आप क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मजीद कोरोजन के हवाले से बात करूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है? दैट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोरोजन एंड रस्टिंग. सर, कोरोजन और रस्टिंग में क्या फर्क है? माय डियर स्टूडेंट्स, कोरोजन की डेफिनेशन तो आपने अभी पढ़ी कि ये किसी भी मेटल का डिके कर जाना है. बात करते हैं रस्टिंग की. रस्टिंग क्या चीज है? रस्टिंग इज द रेड और ऑरेंज कोटिंग दैट फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन. ये ऑरेंज या रेड कोटिंग है जो कहां पे बनती है? ऑन द सरफेस ऑफ आयरन when exposed to air and moisture. यानी जो रस्टिंग है ये एक कोटिंग है जो रेड या ऑरेंज कलर की होती है, और ये बनती है किसके ऊपर? आयरन के ऊपर. किसकी वजह से? जब आप आयरन की सरफेस को एक्सपोज करवाते हैं, किसके किसके साथ? when exposed with air और moisture. My dear students, अगर आप कोरोजन और रस्टिंग की डेफिनेशन को देखें तो आपको इंशाल्लाह इन दोनों में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. अगर आप गौर करें तो कोरोजन मैंने लिखा डिके ऑफ एनी मेटल, डिके ऑफ मेटल या डिके ऑफ अ सब्सटेंस. लेकिन मैंने जब रस्टिंग की बात की तो मैंने स्पेसिफिकली कोई मेटल नहीं लिखी, मैंने कोई सब्सटेंस नहीं लिखी, बल्कि मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि जो रस्टिंग है ये सिर्फ किसके लिए है? आयरन के लिए, या स्टील, जो कि आयरन की ही एक क्या है? कमर्शियल फॉर्म. तो बात ये तय हो गई कि अगर कोई सब्सटेंस, कोई मेटल डिके करे देन इट विल बी कोरोजन. लेकिन अगर वो सब्सटेंस, वो मेटल आयरन या स्टील है तो हम टर्म यूज करते हैं क्या? रस्टिंग. यानी जो सेकंड इनमें डिफरेंस बन सकता है वो कुछ यूं है कि जो कोरोजन है, कोरोजन कैन अकर ऑन डिफरेंट सरफेसेस सच एज स्किन, वुड और मेटल्स. जो कोरोजन है ये डिफरेंट सरफेसेस पर भी हो सकती है, वुड पर भी हो सकती है, स्किन पर भी हो सकती है और मेटल्स पर भी हो सकती है. लेकिन याद रहे कि रस्टिंग, जैसा कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया, कि ये सिर्फ किसके लिए है? फॉर आयरन और स्टील. माय डियर स्टूडेंट्स, एक और याद रखिएगा कि कोरोजन क्या है, कोरोजन किसकी वजह से है? कैन बी हैपन. कोरोजन हो सकती है किसकी वजह से? कैन बी हैपन व्हेन the substance या when the substance is exposed to air. या आप क्या करते हैं? वो जो सब्सटेंस है इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं किस चीज को? केमिकल्स को. किसके ऊपर? मेटल की या किसी भी सब्सटेंस की सरफेस पर. यानी मैंने आपसे ये बात की कि जो कोरोजन है दैट इज बिकॉज ऑफ द एयर, दैट इज बिकॉज ऑफ द
केमिकल्स, लेकिन जब आप बात करते हैं रस्टिंग की तो याद रखिएगा दैट हैपेंड ड्यू टू एयर और मॉइस्चर। ये एयर और मॉइस्चर की वजह से होती है और इसके अलावा इसका कोई बाइस नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था दोनों में डिफरेंस कि क्रोयन और रस्टिंग क्या चीज। हम आज के लेक्चर में पहले जनरली डिस्कस करेंगे कि क्रोयन किस तरह से होती है और फिर एट द एंड ऑफ लेक्चर हम ये बात करेंगे कि रस्टिंग यानी आयरन की क्रोयन किस तरह से है और इससे बचा किस तरह से जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोयन। क्रोयन कितनी टाइप्स की है? याद रखिएगा क्रोयन दो तरह से, दो वजूहात की वजह से हो सकती है। इनमें जो सबसे पहली वजह है वो है बाय गैसेस। बाय गैसेस का आप एक और नाम, यानी गैसेस की वजह से क्रोयन, आप इसको एक और नाम भी दे सकते हैं, केमिकल क्रोयन। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा द सिंपलेस्ट केस ऑफ क्रोयन अकर्स व्हेन मेटल इज एक्सपोज्ड टू द गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी जो गैसेस की वजह से क्रोयन है, जिसे आप केमिकल क्रोयन का नाम दे रहे हैं, ये उस वजह से होती है जब आप मेटल की सरफेस को एक्सपोज करते हैं, किस में? गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है? द सरफेस ऑफ द मेटल बिकम्स कोटेड विद कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड्स, लाइक सल्फाइड्स, लाइक कार्बोनेट्स। तो जब आप मेटल की सरफेस को एयर में एक्सपोज करते हैं तो मेटल की सरफेस के ऊपर एक कोटिंग हो जाती है, किसकी? ऑक्साइड्स की, सल्फाइड्स की या कार्बोनेट्स की। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो कंपाउंड बने हैं, सच कंपाउंड्स sometimes form a compact layer on the surface of the metal प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फर्दर क्रोयन। यानी बाज औकात ये जो ऑक्साइड या सल्फाइड या कार्बोनेट्स बनते हैं, ये मेटल की सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा देते हैं और इसको फर्दर क्रूड होने नहीं देते। फॉर एग्जांपल, जब आप एल्यूमिनियम की बात करते हैं, क्रोयन इसकी नहीं होती क्योंकि इसके ऊपर इसके ऑक्साइड की एक क्या प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये जो सेकंड टाइप ऑफ क्रोयन है, इसको एक्सप्लेन करने के बाद आज ये भी इंशाल्लाह बताऊंगा कि हम ये कैसे बता सकते हैं कि बाज़ औक़ात मेटल की सरफेस पे सर ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है, वो मजीद अटैक करने नहीं देती और बाज़ औक़ात वही कोटिंग फर्दर अटैक का बाइस बनती है। बहरहाल पहले बात कर लें इसकी टाइप्स की। तो पहली टाइप यहाँ पे कंप्लीट हुई, जिसको हमने नाम दिया ड्यू टू गैसेज या केमिकल क्रोयन। माय डियर स्टूडेंट, जो सेकंड टाइप ऑफ क्रोयन है या सेकंड कॉज ऑफ क्रोयन है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल क्रोयन। और ये किसकी वजह से होती है? बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, यानी वाटर की वजह से। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा क्रोयन ऑफ मेटल्स ड्यू टू मॉइस्चर इज डिफरेंट एंड मोस्ट डेंजरस। ये डिफरेंट भी है किसकी निस्बत? क्रोयन बिकॉज ऑफ द गैसेज, इसकी निस्बत डिफरेंट भी है और ज्यादा खतरनाक भी है। सर क्यों ज्यादा खतरनाक है, क्यों ज्यादा डेंजरस है? बिकॉज इन दिस केस कंपाउंड्स फॉर्म्ड ऑन द सरफेस डिसॉल्व इन मैटर इन वाटर। यानी जो सरफेस पे कंपाउंड्स बनते हैं, यानी ऑक्साइड्स बन गए, कार्बोनेट्स बन गए, आपके पास सल्फाइड्स बन गए, ये फिर सरफेस तक नहीं रहते बल्कि ये डिसॉल्व हो जाते हैं, किस में? डिसॉल्व इन वाटर। ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, देयरफॉर अलाउइंग क्रोयन टू पेनिट्रेट फर्दर इन द मेटल। यानी ये मेटल की सरफेस के अंदर क्या कर जाते हैं? पेनिट्रेट कर जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे जरा बात क्लियर कर लें। हमने कहा था जब गैसेस की वजह से सिर्फ क्रोयन होती है तो ये जो कंपाउंड है ये सिर्फ सरफेस तक रहते हैं, लेकिन जब मॉइस्चर की वजह से क्रोयन होगी तो ये जो कंपाउंड बनते हैं ये सिर्फ सरफेस तक नहीं रहते बल्कि ये मेटल की सरफेस के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाते हैं। अब होता क्या है कि जो वाटर है, बिसाइड्स डिसॉल्विंग द कंपाउंड्स, मॉइस्चर यानी वाटर also promotes electrochemical reactions, electrochemical process। ये क्या होता है ये इंशाल्लाह बात करेंगे। electrochemical process which is one of the main reason of क्रोयन। यानी एक तो ये कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करता है और फिर इन मेटल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है,
एक तो इसका नुकसान ये है, दूसरा ये कुरैयन होने का एक सबसे बड़ा जो वजह है, रीजन है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। ये उस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस को भी क्या करता है, प्रोमोट करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी दो वजूहात, दो टाइप्स की कुरैयन, एक गैसेस की वजह से और दूसरा मॉइस्चर की वजह से। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमने डिटेल से अपने कोर्स में डिस्कस करना है वो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है, जिसकी वजह से हम ये बात एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों कुरैयन होती है, बिकॉज ऑफ द गैसेस एंड मॉइस्चर। इस थ्योरी को डिस्कस करने से पहले, जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा, कि मैं आज आपको ये जरूर बताऊंगा कि किस वक्त मेटल की सरफेस पे ऑक्साइड की कोटिंग से वो एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम करती है, या वही ऑक्साइड जो है वो मेटल को मजीद रिएक्टिव करती है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक प्रिंसिपल याद रखिएगा, और वो प्रिंसिपल क्या है, पिलिंग बेडवर्थ प्रिंसिपल। ये जो पिलिंग बेडवर्थ प्रिंसिपल है, ये हमें क्या बताता है कि याद रखिएगा, इफ द वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ मेटल, यानी आप जब एक्सपोज करते हैं मेटल को तो उसके ऊपर उसके ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, तो हम कहेंगे कि जो बनने वाली प्रोटेक्टिव लेयर है, जो बनने वाली लेयर है, दैट इज प्रोटेक्टिव एंड नॉन पोरस। मतलब यानी ये उसको प्रोटेक्ट करेगी और फर्दर रिएक्ट क्रूड होने नहीं देगी। इसका उलट कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑक्साइड लेस हो जाए, किससे, वॉल्यूम ऑफ मेटल से, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो ऑक्साइड की लेयर है वो नॉन प्रोटेक्टिव और पोरस है, मतलब वो उस मेटल को मजीद क्या करवा देगी, रिएक्शन करवा देगी, मजीद क्या कर देगी, रिएक्टिव कर देगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो बहरहाल मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए वजह बताई कि किस वक्त ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर है और किस वक्त उसको रिएक्टिव कर देती। हम बात करेंगे आज के कुरैयन किस तरह से होती है, क्या क्या उसमें केमिकल चेंजेस आते हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारी टेक्स्ट बुक में थ्योरी शामिल की गई है, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी से आज हम ये बात साबित करेंगे कि कुरैयन में क्यों होती है और इसमें क्या क्या केमिकल चेंजेस आती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, प्योर मेटल्स जब इंप्योरिटी ना हो, प्योर मेटल्स आर नॉट क्रूडेड। जो प्योर मेटल है, प्योरेस्ट मेटल जिनमें इंप्योरिटीज ना हो, वो क्रूड नहीं होती। इवन आयरन, हत्ता के आयरन हार्डली, बहुत मुश्किल से गेट्स क्रूडेड इफ एब्सोल्युटली प्योर। तो बात क्लियर हो गई यहां पे कि अगर प्योर मेटल है, चाहे वो आयरन है, अगर वो प्योरेस्ट फॉर्म में है, अगर उसमें इंप्योरिटीज नहीं, तो मैंने आपसे ये कहा कि वो कभी भी क्रूड नहीं होगी। इसका मतलब है कि अगर कोई मेटल क्रूड हो रही है तो इसका वजह यह है कि वो मेटल प्योर नहीं, बल्कि उसमें क्या मौजूद है, इंप्योरिटीज मौजूद हैं। यानी द इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द मेटल में मौजूद जो इंप्योरिटीज हैं प्रोमोट कुरैयन, ये कुरैयन को क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं। मैं आपको आप एक कुछ फिगर्स बताता हूं, आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, आपको यह हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से जो इंप्योरिटी है वो कुरैयन को प्रमोट करती है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा है। मैंने यहां पे क्या किया कि मेरे पास जब प्योर जिंक है, प्योर जिंक मेटल है, तो इसमें जो कुरैयन का रेट है दैट इज 1%। माय डियर, यानी जब मेरे पास जो जिंक मेटल है 99.999% प्योर है, तो जस्ट कुरैयन का रेट कितना है, 1%। लेकिन जरा गौर कीजिएगा कि जैसे इसमें जो इंप्योरिटी है वो कितनी हो जाए, 99.990, यानी तीसरे डिजिट पे फर्क पड़ा। प्योर फॉर्म में क्या था, 99.999, लेकिन जब इंप्योरिटी कितनी आ गई, 99.990, तो आप गौर कर सकते हैं कि इस केस में जो कुरैयन रेट है वो कितना हो जाता है, 2650। इतना रेट बढ़ गया थोड़ी सी भी इंप्योरिटी आने की वजह से। और अगर आप इसी तरह एक और फिगर देखें, तो जब आप मजीद मेटल को इंप्योर करते हैं, यानी इसमें प्योरिटी ले आते हैं, तो जिंक का जो कुरैयन रेट है वो बहुत ज्यादा क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है।
ये बात करने का मकसद ये था कि आपको ये बात साबित हो जाए कि वाकई ही इंप्योरिटी की वजह से जो क्रोजन है, जो क्रोजन का रेट है, वो क्या कर जाता है, इंक्रीज। हमने ये बात करनी है कि क्या जादू हो जाता है कि इंप्योरिटी आई और क्रोजन इंक्रीज कर गई। आइए जरा उसको डिटेल से देखते हैं। कहता है जी, टू अंडरस्टैंड व्हाई इंप्योरिटीज एक्सेलरेट, माय डियर स्टूडेंट्स, एक्सेलरेट से मुराद है स्पीड अप करना, तेज कर देना, एक्सेलरेट द क्रोजन ऑफ मेटल्स, यानी इस बात को समझते हैं कि क्यों इंप्योरिटीज मेटल की क्रोजन को इंक्रीज कर देती हैं। कंसीडर व्हाट हैपेंस, क्या होगा, कब जी, व्हेन टू डिफरेंट मेटल्स कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर इन मॉइस्ट एयर। कहता है कि हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि ये फर्ज कर लें कि जब दो डिफरेंट मेटल्स हैं, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, एक दूसरे के करीब आती हैं, किसकी मौजूदगी में, इन प्रेजेंट ऑफ मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर से मुराद क्या है कि इसमें मॉइस्चर भी है और एयर का मतलब है कि इसमें डिफरेंट गैसेस भी मौजूद है। होता क्या है जी, अब उसको बता रहा है कि वो कौन सी दो मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज फॉर इंस्टेंट, एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें कि कॉपर इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद एल्यूमिनियम, यानी हमने क्या किया, कॉपर को इन कॉन्टेक्ट ले आए, किसके, एल्यूमिनियम की, किसकी मौजूदगी में, मॉइस्चर और गैसेस की मौजूदगी में। तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर बाद, वी शैल नोटिस दैट एल्यूमिनियम गेट्स corroded while copper remains intact। माय डियर स्टूडेंट्स, इंटैक्ट से मुराद होता है बरकरार रहना, यानी जब आप एल्यूमिनियम और कॉपर को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड गैसेस, तो कॉपर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगी, वो क्रूड नहीं होगी, जबकि उसके कांटेक्ट में मौजूद जो एल्यूमिनियम है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, क्रूड हो जाएगी। अब ये क्यों हुआ, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, यानी क्यों एल्यूमिनियम की क्रोजन हो गई और कॉपर क्रूड नहीं हुआ, इस चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, किसके जरिए से, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के जरिए से। कैसे, कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक मॉइस्चर, मैं फिर बता रहा हूं व्हाट इज मेंट बाय मॉइस्चर, यानी वाटर एंड CO2 आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, यानी हमारे पास कॉपर और एल्यूमिनियम एक दूसरे के करीब हैं, यानी हमने इनको आपस में मिक्स कर दिया, वहां पे हमारे पास एक चीज क्या मौजूद है, मॉइस्चर, यानी वाटर वेपर्स मौजूद हैं, और साथ में क्या चीज मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो दो चीजें एज एन इंप्योरिटी मौजूद हैं, इनमें जो सबसे पहले वाटर है, वाटर क्या करता है, यानी वाटर आयोनाइजेस, वाटर आयोनाइज हो जाता है, अपने आयंस में टूट जाता है। कौन कौन से आयंस में, H+ एंड OH नेगेटिव, यानी ये जो वाटर है ये पहले स्टेप में क्या होता है, अपने आयंस में आयोनाइज हो जाता है और क्या चीज प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस H+ और साथ में क्या चीज बनाता है, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी OH नेगेटिव। अब दूसरे नंबर पे जो थी वो एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्स इन वाटर, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में डिसॉल्व होती है। आप देख सकते हैं कि जब CO2 वाटर में डिसॉल्व होगी तो ये प्रोड्यूस करेगी कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होके कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है, वो कार्बोनिक एसिड क्या होता है, आयोनाइजेस एज, यानी पहले स्टेप में CO2 वाटर में डिसॉल्व हो गई, वहां से बना कार्बोनिक एसिड, वो जो कार्बोनिक एसिड बनता है यानी H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड क्या होता है, आयोनाइज होता है माय डियर स्टूडेंट्स, किस में, इनटू H+ और साथ में HCO3। दिस वन इज हाइड्रोजन आयन एंड दिस वन इज बाइकार्बोनेट आयन। यूं
जब आपके पास एल्यूमिनियम और कॉपर एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं तो साथ ही साथ आपके पास डिफरेंट आयंस भी बन जाते हैं। वो आयन कौन कौन से हैं? एक आयन आपके पास कौन सा होता है? H+ जो कि बनता है दो जगह से, वाटर से भी और कार्बोनिक एसिड से भी। दूसरे नंबर पे आपके पास क्या चीज मौजूद है? हाइड्रोक्साइड आयन। और तीसरे नंबर पे क्या मौजूद है? बाइकार्बोनेट HCO3-। अब कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर इन अ सेंस, यानी एक सेंस ये है कि जो कॉपर और एल्यूमिनियम है जो एक दूसरे के साथ मिक्स थी, कांटेक्ट में थी, इमर्स्ड से मुराद है डिप्ड हैं, डूबी हुई हैं, किस में? इन द सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में जिसमें क्या चीज मौजूद है? H+, OH नेगेटिव एंड HCO3- नेगेटिव आयंस। यानी सबसे पहले आपके पास क्या था? एल्यूमिनियम और कॉपर का मिक्सचर एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, वहां पे एयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर मौजूद था। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में डिसॉल्व होकर आयोनाइज हुआ, वाटर भी आयोनाइज हुआ, तो 3 आयंस बन गए, H+, OH नेगेटिव, बाइकार्बोनेट। तो मैंने ये कहा कि ये जो कॉपर और एल्यूमिनियम है, ये इन द सेंस हम ये समझ लेते हैं कि ये जो कॉपर और एल्यूमिनियम है ये एक सॉल्यूशन में डिप्ड है और उस सॉल्यूशन में मौजूद जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके पास ये 3 आयंस। जब ये मेटल सॉल्यूशन में डिप है तो मैं ये कहूंगा कि दिस फॉर्म्स अ गल्वानिक सेल। ये क्या बना देता है? एक गल्वानिक सेल बना देता है। और फर्स्ट ईयर में 10th चैप्टर में आपने पढ़ा कि गल्वानिक सेल क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोड्स, एनोड और कैथोड है, और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? कंज्यूम या जनरेट। उनमें एक टाइप कौन सी है? गल्वानिक सेल, और दूसरी आपने पढ़ी है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पर हमारा जो कंसर्न है वो किसके साथ है आज? गल्वानिक सेल के साथ। इन विच, अब ये जो गल्वानिक सेल स्टैब्लिश हुआ, जारी बात उसमें एनोड और कैथोड है, इन विच एल्यूमिनियम रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें एल्यूमिनियम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जब कॉपर और एल्यूमिनियम को आप इलेक्ट्रोलाइट में डिप करेंगे, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो एल्यूमिनियम काम करेगा किसके तौर पर? एनोड के तौर पर। ठीक है जी। तो अब क्या होगा? एल्यूमिनियम रिलीजेस इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस टू Al+3 आयंस। यानी अगर मैं सिर्फ इतने से को लिखूं तो ये आपके पास क्या था? एल्यूमिनियम। ये क्या करेगा? एनोड के तौर पे काम करेगा, और आपको पता है कि एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन। ये रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन्स और कन्वर्ट हो जाएगा Al3+ आयन में, और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब साथ ही मैंने ये जवाब दे दिया कि भाई कॉपर भी था। इसकी एक और एक्चुअल रीजन भी इंशाल्लाह भी डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में, लेकिन अभी आपको ये बता रहा हूं कि सर कॉपर भी था सॉल्यूशन में, एल्यूमिनियम भी था सॉल्यूशन में, तो एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, कॉपर ने नहीं किए। इसकी वजह क्या है? कि एल्यूमिनियम जो है बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जो एल्यूमिनियम है ये कॉपर की निस्बत क्या है? ज्यादा रिएक्टिव। और जो मेटल जितनी ज्यादा रिएक्टिव होती है उसकी आयोनाइजेशन जितनी कम होती है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ज्यादा होता है, और वो फौरन इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है? रिलीज कर देती है। बहरहाल ये क्या करती है? बीइंग मोर रिएक्टिव, दैट इज इट एक्ट्स एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। माय डियर स्टूडेंट्स, परेशान नहीं होना। आपकी जो टेक्स्ट बुक का लेटेस्ट एडिशन है उसमें बहुत बड़ी मिस्टेक है। उसकी मिस्टेक क्या है? वो मिस्टेक ये है कि यहां पे मैंने कहा कि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, यानी एल्यूमिनियम एनोड के तौर पर काम करता है। उस टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि जो एनोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअल बात यह है कि गल्वानिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव। इसीलिए मैंने बुक वाली बात नहीं लिखी, मैंने एक्चुअल कंसेप्ट लिखा कि यहां पे जो एनोड एल्यूमिनियम है वो क्या है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जो कॉपर कैथोड है वो क्या है? एक्ट्स एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ये एक्चुअल कंसेप्ट है जो कि हमारी बुक के बरक्स। तो बहरहाल यहां पे क्या होता है कि ये जो एल्यूमिनियम जब एनोड के तौर पर काम करता है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। अब
जैसे ही ये 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, Al प्लस 3 आयन में, तो आपने अभी पढ़ा कि सॉल्यूशन के अंदर क्या चीज मौजूद है, OH नेगेटिव। तो ये एल्यूमिनियम आयन क्या करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन को अट्रैक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। और इसका मतलब यह हुआ कि जब आपका एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो गया किस में, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में, तो हम कहेंगे कि यहां से एल्यूमिनियम क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। एल्यूमिनियम क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। माय डियर स्टूडेंट गौर करें, क्या हुआ, क्या एल्यूमिनियम डिके नहीं कर गई? आपके पास ओरिजिनली क्या था, एल्यूमिनियम, लेकिन जब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हुआ तो एल्यूमिनियम से क्या बन गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी अब एल्यूमिनियम रही नहीं, वो डिसॉल्व हो गई, वो कन्वर्ट हो गई किस में, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम पे हो गई एनोड यानी ऑक्सीडेशन हो गई। अब बात करते हैं कैथोड, और कैथोड आपको पता है कि गैल्वानिक सेल में पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड के ऊपर क्या होती है, रिडक्शन। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे ऑक्सीडेशन में ऑन एनोड, ये 3 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कैथोड की तरफ। अब कैथोड पे क्या होगा, द H पॉजिटिव आयंस, आपने पढ़ा ये H पॉजिटिव आयंस कहां से आते हैं, अभी आपने पढ़ा दैट these ions are found by the ionization of water. The H positive ions present on copper receive the electrons, यानी ये जो H positive ions हैं जो कॉपर के पास करीब हैं, ये H positive ion कॉपर के पास जाएंगे, कॉपर कैथोड के पास जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एक्सेप्ट। फर्ज कर लें कि ये 2 H पॉजिटिव जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट करेंगे और किसकी शक्ल में रिलीज हो जाएंगे, रिलीज्ड एज हाइड्रोजन यानी H2। तो इसका मतलब यह हुआ कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, डिके कर जाएगा, और जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन है वो H2 की शक्ल में क्या हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। अगर ये सारा जो रिएक्शन है आपको मैं डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहां पे ये मेरे पास अभी कॉपर और मेटल का एक मिक्सचर है, यानी आप कह लें कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, कांटेक्ट में। जब ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है तो इस वक्त हम इनकी सरफेस को एक्सपोज कर देते हैं, किसके साथ, 2 चीजों के साथ, एयर जिसमें हमने बात की कार्बन डाइऑक्साइड की, और दूसरे नंबर पर मॉइस्चर, ये जो डॉटेड लाइन है ये मॉइस्चर की। जब ये दोनों एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएंगी तो यहां से इनमें गैल्वानिक सेल एस्टैब्लिश हो जाएगा, और आप देख सकते हैं कि इस केस में जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज करके Al+3 की शक्ल में जाएगी, जो बाद में OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। और यहीं पे आप देख लीजिए कि जहां से एल्यूमिनियम डिके की वहां पे स्क्रैचेस आ गए, वहां पे होल जनरेट हो गया, मतलब कि यहां से एल्यूमिनियम क्या कर गई, डिके। ये जो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन थे जो इसने रिलीज किए थे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कैथोड कॉपर की तरफ, और कॉपर पर जाने के बाद उन इलेक्ट्रॉन्स को H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा और H2 की शक्ल में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये एक्चुअल प्रोसेस था जो हमने ये डिस्कस किया। 2 बातें यहां पे आनी चाहिए आपके जहन में, 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपके जहन में आने चाहिए। एक जिसका थोड़ा सा जवाब आपको मिल चुका कि सब जब कॉपर और एल्यूमिनियम आपस में कांटेक्ट में थी तो एल्यूमिनियम ने ही क्यों कुर्बानी दी, कुर्बानी देने से मुराद है कि एल्यूमिनियम ही क्यों क्रूड हुई, कॉपर की शान में कॉपर पे तो कोई फर्क ना पड़ा, सर ऐसा क्यों, 1। दूसरी बात, सर कैथोड हमारा बना हुआ है कॉपर का, बजाय इसके कि कॉपर अपनी रिडक्शन करवाता, कॉपर के रिडक्शन होने की बजाय बल्कि किसकी रिडक्शन हो गई, H पॉजिटिव की रिडक्शन हो गई, जिसका मतलब है कि ऐसा क्यों हुआ। यानी 2 क्वेश्चन हो गए कि सर एल्यूमिनियम और कॉपर में एल्यूमिनियम एनोड के तौर पर काम किया, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन हो गई, एल्यूमिनियम की डिके हो गई, व्हाई नॉट कॉपर, कॉपर सर क्यों ये तीनों काम नहीं कर लेता। एक बात, चले जी कॉपर नहीं काम करता, कॉपर कैथोड है, तो सर फिर कॉपर की रिडक्शन क्यों नहीं हुई, इसके बरक्स H पॉजिटिव की रिडक्शन क्यों हो जाती है। इन 2 सवालों का जवाब आइए जरा डिस्कस करते हैं
आपकी फर्स्ट ईयर में जो चैप्टर नंबर 10 में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके लिहाज से। जी माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने हेडिंग बनाई है कंक्लूजन की, और इस कंक्लूजन में मैं उन दोनों जो कंसेप्ट्स हैं उनके जवाब आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। कहता है जी, इन दिस वे, ये जो सारा हमने प्रोसेस पढ़ा, इन दिस वे एल्यूमिनियम क्रूड्स रैपिडली व्हेन इन कांटेक्ट विद कॉपर विच इज, अच्छा यानी जब दोनों आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगी तो एल्यूमिनियम अपनी कुर्बानी दे देगा। एल्यूमिनियम क्रूड, मैं ये लफ्ज बार बार ना कुर्बानी बोल रहा हूं, मैं जिक्र करूंगा, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है इस चीज का। तो एल्यूमिनियम क्रूड हो जाएगा और कॉपर इंटैक्ट रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गौर करिएगा क्यों। विच इज लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं माय डियर स्टूडेंट्स आपसे एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं, एल्यूमिनियम और कॉपर में क्यों एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन हुई, फिर मैं ये जो किताब की टेक्स्ट बुक की वर्डिंग है वो आपसे डिस्कस करूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप देख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाते हुए रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है। अगर टॉप टू बॉटम जाते हुए रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है तो इसका उलट कर लीजिए, बॉटम टू टॉप आते हुए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल है दैट इज directly proportional to the oxidation potential, और reactivity of metal inversely proportional है reduction potential। माय डियर स्टूडेंट्स, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को और भी जरा गौर से देखिएगा तो हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ये अंदाजा कर सकते हैं कि वो मेटल्स, वो एलिमेंट्स जो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, वो अपनी ऑक्सीडेशन करवाना पसंद करते हैं, और वो एलिमेंट्स जो हाइड्रोजन से बिलो हैं वो अपनी रिडक्शन करवाना पसंद करते हैं। या यूं समझ लीजिए कि जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव हैं, वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका मतलब यह हुआ कि हमने ये जो अभी डिटेल से टॉपिक पढ़ा जिसमें एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन हो गई, कॉपर पर कोई फर्क ना पड़ा, इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, ज्यादा, और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोकेमिकल में सीरीज में जो पोजीशन है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी कॉपर से भी ऊपर है, जिसकी वजह से ये खुद को रिएक्ट करवा लेती है। और अगर कॉपर नहीं करती तो इसकी रिएक्टिविटी क्या है, कम। यही बात है, और आपने सीरीज देखी भी है कि फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट, हम ये नतीजा निकाल सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बातें, बहुत ही खूबसूरत बातें हैं जो मैंने आपको अभी समझाई भी, कि व्हेन एन एक्टिव मेटल एल्यूमिनियम, और मैंने अभी बताया कि एक्टिव मेटल कौन सी है, हायर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, हाइड्रोजन से ऊपर कह लें, या दो मेटल का जो कंपैरिजन कर रहे हैं, जो अबव है वो रिएक्टिव है, जो बिलो है वो लेस रिएक्टिव है, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कम इन कॉन्टेक्ट विद लेस एक्टिव मेटल लाइक कॉपर, यानी जो एक्टिव मेटल है वो हायर इन सीरीज है, और जो लेस एक्टिव मेटल है वो क्या है, लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अ गैल्वानिक सेल इज एस्टैब्लिश्ड, यानी क्रूजन की बात कर रहा है कि जब आप दो मेटल्स जो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हायर है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोअर है, तो वहां से क्रूजन किसकी होगी, जो ज्यादा रिएक्टिव है। कैसे होगी, क्योंकि उनमें क्या एस्टैब्लिश हो जाएगा, गैल्वानिक सेल। इन दिस प्रोसेस एक्टिव मेटल क्रूड्स रैपिडली व्हाइल द अदर इंटैक्ट, जो दूसरी मेटल है वो इंटैक्ट रहेगी, बरकरार रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सारी बातें मैं आपको समझा चुका। अब माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन का तो जवाब हो गया कि सर एल्यूमिनियम की क्रूजन हो गई और कॉपर की नहीं हुई। सर आपने अभी कहा, दोबारा जरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखिए, सर आपने अभी कहा कि जो एलिमेंट हाइड्रोजन से बिलो है
उसकी रिएक्टिविटी कम है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखें तो जो कॉपर है वो बिलो द सीरीज है और हाइड्रोजन अबव है। इसका मतलब है कि अगर आप हाइड्रोजन और कॉपर को कंपेयर करें तो फिर हाइड्रोजन की रिडक्शन नहीं होनी चाहिए, कॉपर की होनी चाहिए, क्योंकि टॉप टू बॉटम रिडक्शन पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, होनी कॉपर की रिडक्शन चाहिए थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि रिडक्शन किसकी हो गई, हाइड्रोजन की। सर इसकी क्या वजह है? दो बातें हैं माय डियर स्टूडेंट्स। जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस होना है ये ना सिर्फ रिएक्टिविटी की पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, बट इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पेशी इन द गलवानिक सेल। गलवानिक सेल में किसी स्पेशी की कंसंट्रेशन क्या है? याद रखिएगा, जो स्पेशी जितनी ज्यादा मिकदार में मौजूद होगी उसका इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होना यानी उसका ऑक्सीडाइज रिड्यूस होने के चांसेस भी क्या होंगे, उतने ज्यादा। अगर मैंने हाइड्रोजन को रिड्यूस करवा दिया, H+ को मैंने रिड्यूस करवा दिया, तो इसका मतलब यह है कि H पॉजिटिव की जो मिकदार है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर, क्योंकि H पॉजिटिव तो मॉइस्चर एयर में से कंटिन्यूसली आ रहा है। चूंकि उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू रिड्यूस H पॉजिटिव इज ग्रेटर देन कॉपर। एक बात। दूसरी बात माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी रीजन बन सकती है कि जो कॉपर है ये अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा लेता है अपने ऑक्साइड्स की, जो उसे मजीद रिएक्ट करने नहीं देती। मैंने अभी बात की ना कि मेटल के ऑक्साइड भी दो तरह के हैं, एक जो उसको मजीद रिएक्टिव कर दे, एक जो उसको लेस रिएक्टिव यानी प्रोटेक्टिव कर दे। तो कॉपर ऐसा है कि जब इसके ऊपर इसके ऑक्साइड की लेयर चढ़ती है तो उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से रिडक्शन कॉपर की बजाय किसकी हो जाती है, H पॉजिटिव। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपसे डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया कि आखिर ये क्रोयन किस तरह से होती है, क्या क्या इसमें चेंजेस आती हैं। कंक्लूड भी कर दिया कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हायर है, वो क्रूड होगी और दूसरी इंटेक्ट रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं इस सारे टॉपिक के बाद आपसे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रोयन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रोयन को इफेक्ट करते हैं? एक फैक्टर मैंने आपसे अभी डिस्कस किया, प्योरिटी ऑफ मेटल। जितनी मेटल ज्यादा प्योर होगी उतनी उसकी क्रोयन क्या होगी, कम, यानी क्रोयन का और प्योरिटी ऑफ मेटल का आपस में इनवर्स रिलेशन। माय डियर स्टूडेंट, सेकंड जो फैक्टर है फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल। याद रखिएगा, as the grain size of the metal decreases, rate of corrosion increases. My dear student, तीसरी जो बात है, तीसरा जो फैक्टर है वो याद रखिएगा, पोजीशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो अभी डिस्कस करके आया कि जितनी हायर इन सीरीज होगी उसकी कुरैयन उतनी ज्यादा होगी। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। याद रखिएगा, टेम्परेचर का और रेट ऑफ कुरैयन का डायरेक्ट रिलेशन है, जितना टेम्परेचर हाई होगा कुरैयन भी उतनी ज्यादा होगी। और आखिरी फैक्टर है पीएच। जितनी पीएच कम होगी यानी जितनी सॉल्यूशन एसिडिक होगा, यानी जिसमें जितना H पॉजिटिव की मिकदार होगी, इसका मतलब है कि उसकी कुरैयन भी क्या होगी, उतनी ज्यादा, यानी पीएच का और कुरैयन का आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो वो फैक्टर थे कि जो कुरैयन को इफेक्ट करते थे। अब कुरैयन हो जाती है, अगर लेट्स सपोज अगर कुरैयन हो जाती है तो इसके नुकसानात क्या हैं, यानी मैं थोड़ी सी बात आपके साथ अब करूंगा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कुरैयन। फिर फर्क क्या पड़ेगा? माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो फर्क है, जो कुरैयन है, डिक्रीजेस द मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल। मैलेबिलिटी जो आप शीट्स बनाते हैं, डक्टिलिटी जो आप वायर्स बनाते हैं, और मेटल बड़ी अच्छी कंडक्टर होती हैं, ये तीनों चीजें उसकी डिक्रीज कर जाएगी। माय डियर स्टूडेंट, जब कुरैयन होती है तो यहां से क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक ऑक्साइड्स। टॉक्सिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द कुरैयन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कुरैयन। माय डियर स्टूडेंट्स, तीसरी जो बात है कि जब कुरैयन होगी तो इसमें क्या होगी, एफिशिएंसी ऑफ मेटल क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या कर गई है, इंक्रीज। तो ये बहरहाल चंद एक इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे।
हम बात करेंगे कि सर अब क्रूयन ना हो, इतना जो हमें नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो क्या करें कि क्रूयन ना हो, हम इससे बच कैसे सकते हैं, यानी बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ क्रूयन, यानी क्रूयन से कैसे बचा जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक एमसीक्यू भी है और एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी है। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट अमाउंट ऑफ आयरन डिस्ट्रॉयड, जो तबाह हो जाती है ईच ईयर, हर साल, बाय कुरैयन इक्वल्स टू अबाउट 1/4 ऑफ इट्स एनुअल प्रोडक्शन। लेट्स सपोज कि अगर आप 100 ग्राम आयरन एनुअली प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें से 25 ग्राम जो आयरन है वो हर साल डिके कर जाता है, किसकी वजह से, क्रूयन की वजह से। यानी जितना आयरन प्रोड्यूस होता है एनुअली, उसका 1/4 डिस्ट्रॉय हो जाता है क्रूयन की वजह से, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। कहता है जी इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू प्रिवेंट, के रोकें सच अ डैमेजिंग प्रोसेस, ये क्रूयन का जो डैमेजिंग प्रोसेस है, जिसे आप रस्टिंग भी कहते हैं इन द केस ऑफ आयरन, इस डैमेजिंग प्रोसेस को रोकें एंड अवॉइड, और बच सकें किससे, दिस लॉस, इस नुकसान। कैसे बच सके जरा देखिए। कहता है डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट क्रूयन, डिफरेंट मेथड्स प्रोड्यूस हुए हैं जिससे हम क्रूयन को रोक सकते हैं। उनमें सबसे पहला क्या है, प्रोटेक्टिंग द सरफेस ऑफ मेटल फ्रॉम कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सराउंडिंग, सराउंडिंग में मौजूद इंप्योरिटीज हैं, गैसेस हैं, मॉइस्चर हैं। तो कहता है वो जो मेटल है जिसको आपने क्रूड होने से या आयरन को क्रूड होने से बचाना है, तो आप उसकी सरफेस को रोकें, प्रोटेक्ट करें कि वो सराउंडिंग के साथ कॉन्टेक्ट में ना आए। कैसे सर रोकेंगे, बाय कोटिंग इट, जब आप एक थिन लेयर की कोटिंग कर दें, किसकी, ऑयल, पेंट्स, अक्सर ऑफिसेज में, घरों में जो लोहे के आयरन के दरवाजे हैं, विंडोज हैं, हम उन पे क्या कर देते हैं, पेंट्स वगैरह। वार्निश, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि आपको थर्ड चैप्टर बड़ी डिटेल से बताई थी। एंड एनामेल, एनामेल भी माय डियर स्टूडेंट्स एक ऐसा मटेरियल है जो कि क्रूयन को क्या करता है, रोकता है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय अलाउइंग द मेटल्स, यानी ये उस वक्त भी आप कर सकते हैं जब आप मेटल्स का अलाय बना दें। अलाय से मुराद ये है कि आप डिफरेंट मेटल्स को आपस में मिक्स कर दें, तो फिर भी आप उस मेटल जिसके क्रूड होने के चांसेस हैं उसको रोक सकते हैं। इवन आपने अभी पढ़ा जब आपने कॉपर और एल्यूमिनियम को क्या किया था, मिक्स किया था, तो कॉपर की क्रूजन नहीं हुई थी बल्कि एल्यूमिनियम की। तीसरी बात, बाय कोटिंग द मेटल, मेटल की कोटिंग कर दें, लेयर चढ़ा दें, किसके साथ, विद अ थिन लेयर ऑफ एन अदर मेटल, यानी जिस मेटल को आपने प्रोटेक्ट करना है उस मेटल के ऊपर आप एक और मेटल की क्या कर दें, कोटिंग। और जैसे शायद आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के भी आए हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दें, तो फिर भी क्रूयन नहीं होगी। ये जो पॉइंट है ना थर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को ही हमने आगे लेकर चलना है। यानी कि जब एक मेटल के ऊपर आप दूसरी की कोटिंग कर दें तो फिर भी क्रूयन नहीं होती। इसमें हम पढ़ेंगे, यानी मिसाल के तौर पर टिन कोटिंग, आप आयरन के ऊपर कोटिंग कर दें, किसकी, टिन एक मेटल है, तो फिर भी आयरन की क्रूयन नहीं होगी। और दूसरा माय डियर स्टूडेंट, जिंक कोटिंग, यानी आयरन के ऊपर अगर आप जिंक की भी कोटिंग करते हैं तो फिर भी उसकी क्रूयन नहीं होगी। आइए जरा बात करते हैं कि किस तरह से टिन कोटिंग करके या जिंक की कोटिंग करके हम क्रूयन से बच सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने जैसे आपके साथ लास्ट पॉइंट ये डिस्कस भी किया था कि जब हम क्या करते हैं, इस एक मेटल के ऊपर दूसरे की कोटिंग लेयर कर देते हैं, तो मैंने उसमें बात की थी टिन कोटिंग और जिंक कोटिंग। आइए जरा इनको डिटेल से अब डिस्कस करते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, यही दो बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करेंगे टिन प्लेटिंग, या इसी को आप बोलते हैं कोटिंग आयरन विद टिन, या इसी का एक और नाम है कैथोड कोटिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने इसको नाम दिया कैथोड कोटिंग। क्यों नाम दिया वो भी इंशाल्लाह आपको इसी हेडिंग में मैं डिस्कस करूंगा। करते क्या है कि इसमें सबसे पहले आप क्या लेते हैं, एक क्लीन शीट ऑफ आयरन,
और क्लीन शीट ऑफ आयरन को लेके आप उसे डिप करते हैं इनटू मोल्टन टिन। मोल्टन टिन, पिघली हुई टिन कंटेनर के अंदर आप उसे डिप करते हैं। डिप करने के बाद जब आप उसे रिमूव करते हैं तो आप क्या करते हैं, पास थ्रू पेयर ऑफ हॉट रूलर्स। हॉट रूलर्स आप देख सकते हैं, इस शीट को आप उन रूलर्स में से पास करवाते हैं ताकि जो ऊपर टिन की, आयरन के ऊपर होने वाली जो टिन की कोटिंग है वो स्मूथ हो जाए। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह जब आप आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग करते हैं तो इससे बनने वाली जो आयरन प्लेटेड होती हैं, आयरन प्लेट्स होती हैं, दीज आर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर टिन कैंस। टिन कैंस बनाने में इस्तेमाल होती हैं। दीज आर यूज्ड टू फॉर्म ऑयल कंटेनर्स, और इसी तरह की दूसरी जो मटेरियल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उनके बनाने में इस्तेमाल होती है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आपने अभी तक किया क्या, आपने एक आयरन की शीट को लेके उसके ऊपर कोटिंग कर दी, किसकी, टिन की। याद रखिएगा कि टिन इज स्टेबल एंड प्रोटेक्ट द मेटल इफेक्टिवली एज लॉन्ग एज इट्स कोटिंग ऑन आयरन इज इंटैक्ट। यानी ये जो टिन है ये एक स्टेबल है, और जब तक ये आयरन के ऊपर इसकी कोटिंग रहती है ये आयरन को इंटैक्ट रखती है, यानी उसको क्रूड होने, उसको डिके होने नहीं देती। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, याद रख लीजिएगा कि इफ प्रोटेक्टिव, जो प्रोटेक्टिव कोटिंग है, इफ प्रोटेक्टिव कोटिंग इज डैमेज्ड, जब ये प्रोटेक्टिव कोटिंग, यानी जब तक तो आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग रहेगी आयरन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रूड नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग डैमेज होगी, जो आयरन है ये कांटेक्ट में आ जाएगा, किसके, विद मॉइस्चर। अब जैसे ही ये मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो यहां से क्या होगा, एस्टैब्लिश हो जाएगा एक गलवानिक सेल। इस गलवानिक सेल में जो मौजूद आयरन है ये काम करेगी एनोड के तौर पर, और जो टिन है इट एक्ट्स एज कैथोड। और यहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मॉइस्चर है, वाटर है। माय डियर स्टूडेंट, यहां पे होता क्या है कि जब मैंने आपसे ये कहा कि जो आयरन है ये एनोड के तौर पर काम करेगी और टिन कैथोड के तौर पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मुताबिक जो आयरन है इट इज मोर रिएक्टिव, इट इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इट हैज ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इट्स पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज हायर एज कंपेयर टू टिन। तो जब ये आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे टिन के डैमेज होने के बाद, तो यहां से गलवानिक सेल एस्टैब्लिश हो जाएगा। इस गलवानिक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट वाटर है ये आयोनाइज हो जाएगा, किसमें, H+ और OH नेगेटिव में। तो चूंकि आयरन एनोड के तौर पर काम करता है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है ये आयरन एनोड से मूव करते हैं टिन कैथोड की तरफ। आयरन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को, आप देख भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, Fe2+ की शक्ल में आ जाएगा। अब ये जो Fe2+ आया है ये सॉल्यूशन में मौजूद हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइन होगा और प्रोड्यूस करेगा क्या, FeOH ट्वाइस फेरस हाइड्रोक्साइड। माय डियर स्टूडेंट, ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड बनता है ये फौरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा विद द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इनटू फेरिक हाइड्रोक्साइड, यानी FeOH थ्राइस। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स थे ये आयरन से मूव करेंगे किसकी तरफ, टिन की तरफ, और टिन पे मौजूद जो H पॉजिटिव है वो इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और H की शक्ल में क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। यूं हम कहेंगे कि जब तक तो टिन की कोटिंग थी आयरन सेफ रहा, इंटैक्ट रहा, लेकिन जैसे ही टिन कोटिंग डैमेज हुई, स्क्रैच हो गई, फौरन यहां से गलवानिक सेल एस्टैब्लिश होगा और आयरन की क्या हो जाएगी, क्रोयन। तो यूं मैं ये कह सकता हूं कि टिन प्लेटेड आयरन गेट्स रस्ट मोर रैपिडली व्हेन प्रोटेक्टिव कोटिंग इज डैमेज्ड देन नॉन प्लेटेड आयरन। यानी जब तक तो आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग है, नो प्रॉब्लम, आयरन सेफ रहेगा, क्रूड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो कोटिंग डैमेज हो जाएगी तो डैमेज टिन प्लेटेड आयरन ज्यादा जल्दी क्रूड होगा, बजाय इसके कि आयरन के ऊपर आप कोटिंग ना करते टिन की। क्यों जल्दी क्रूड हो जाएगा, क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे पास जो गलवानिक सेल एस्टैब्लिश हो जाएगा और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस क्या कर जाएंगे, प्रोसीड।
माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अगर आपको याद हो तो मैंने इस प्रोसेस का नाम कैथोड कोटिंग भी दिया था, क्योंकि यहां पे आपने जिस मेटल की आयरन के ऊपर यानी टिन की कोटिंग की थी, गैल्वानिक सेल एस्टेब्लिश होने के बाद वो टिन एक्ट करता है किसके तौर पर? कैथोड के तौर पर। ये तो थी जब आप टिन की कोटिंग कर देते हैं, आयरन के ऊपर कोटिंग कर देते हैं आयरन की, और इस दौरान टिन की कोटिंग कर देते हैं आयरन की, और इस दौरान डैमेज होने वाली मेटल कौन सी थी? क्रूड होने वाली मेटल कौन सी थी? आयरन। माय डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट एक प्रोटेक्टिव मेजर की तरफ जो आयरन को क्रूड होने से बताती है, और वो है गल्वानाइजिंग, या इसी को आप जिंक कोटिंग बोलते हैं, या इसको आप एनोड कोटिंग बोलते हैं। लफ्ज बताते हैं, जिंक कोटिंग, यानी आयरन के ऊपर आप कोटिंग कर देंगे किसकी? जिंक की। अगेन इसमें करते क्या है कि आप क्लीन शीट ऑफ आयरन को लेके डिप करते हैं इन जिंक क्लोराइड ZnCl2, जिंक क्लोराइड के बाद में डिप करने के बाद आप उसे क्या करते हैं? हीट करने के बाद पास करते हैं थ्रू द पेयर्स ऑफ रोलर्स, और बाद में आप क्या कर लेते हैं? इसको कूल्ड कर देते हैं। यूं मैं कहता हूं कि हमने आयरन के ऊपर कोटिंग कर दी किसकी? जिंक। जब तक तो ये कोटिंग रहती है आयरन के ऊपर, जिंक क्रूड नहीं होता, इंटैक्ट रहता है। लेकिन जैसे ही ये कोटिंग डैमेज होती है, डैमेज होने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी सरफेस पर स्क्रैच आ जाते हैं, तो यहां से अगेन गैल्वानिक सेल एस्टेब्लिश हो जाता है। इस गैल्वानिक सेल में एनोड के तौर पर काम करता है जिंक, और कैथोड के तौर पर काम करता है आयरन। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर जिंक एनोड है तो जिंक की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पोजीशन हायर है एज कंपेयर टू आयरन। तो बहरहाल यहां पे जिंक क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी Zn से Zn+2 आयन में चला जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं ये कैथोड की तरफ जाते हैं, और कैथोड पे मौजूद जो आयरन है ये Fe+2 से रिड्यूस होकर किस में आ जाता है? Fe एटम में आ जाता है। और यूं ओवरऑल इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें आपने एक बात ऑब्जर्व की कि जब तक आपने आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग की थी तब तक आयरन इंटैक्ट रहा, क्रूड नहीं हुआ। इवन जब जो जिंक की कोटिंग है ये डैमेज हो गई, वहां से गैल्वानिक सेल एस्टेब्लिश हुआ, तो जिंक ने खुद की कुर्बानी कर दी, खुद को सैक्रिफाइस कर दिया, लेकिन आयरन को क्रूड होने नहीं दिया। सच काइंड ऑफ क्रूयन इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल क्रूयन, यानी जिंक ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया लेकिन आयरन को इंटैक्ट रखा, उसको क्रूड ना होने दिया। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह की जो आयरन की कोटिंग है दैट इज यूज्ड टू मेक वाटर पाइप्स। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने क्रूयन को डिटेल से पढ़ा, कितनी तरह की होती है, किन वजूहात की वजह से होती है, क्या इसके नुकसानात हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है। उम्मीद है कि आज की आपको बातें सारी अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए, अपने मुल्क का, अपने माँ बाप का, अपने रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।